दोस्तों आपका अपने नए वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए बात यह करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान जो आपके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस आने वाला है। तो आप सभी लोग बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लग जाइए। ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, क्वेश्चंस की पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपके अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी इसमें पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है आपके लिए, पहला प्रश्न क्या है, विश्व वृष्टि क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए, विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, कितना होता है ध्यान दीजिएगा। यानी जो विश्व है वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 4%, 6%, 8% और 10%। अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, मानिसराम, व्लादिवोस्टक, चेन्नई या न्यूयॉर्क। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा मानिसराम। ठीक है, मानिसराम चेरापूंजी में आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा का मिलेगा। ठीक है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी को बस जुड़े रहना है और तैयारी करते रहना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है हुई, तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, दामोदर, नर्मदा, कोसी, चिनाब। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यानी जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मंदिर किसने कहा यहाँ पर, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, अन्ना हजारे ने। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, कौन सी, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपकी टिहरी बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अब कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं, ऐसा कौन सा वक्तव्य है जो परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन देखिए, ये भी आपका एक क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है, आप सभी लोग बस जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है, या बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, या जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वे हमारे उद्योग और घरों के लिए क्या होती, विद्युत पैदा करती हैं, या जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और ये आजीविका खत्म करती है। ठीक है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, तीसरा नंबर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सलाल बांध, जो सलाल बांध है मेरे प्यारे बच्चों किस नदी पर बना हुआ है, सलाल बांध आपका किस नदी पर बना हुआ है, अगर हम बात करें चिनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नारीवादी आंदोलन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, और आपको हम लगातार पढ़ाते रहेंगे और आप हमारे साथ बस लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हम यहाँ पर बताते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए नारीवादी आंदोलन क्या है। ठीक है, नारीवादी आंदोलन क्या होता है, महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने
और उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य। जो श्रम का लैंगिक विभाजन है उससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देख रेख में काम कराती हैं तथा बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में रहता है, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके दो कारण आपको बताना है। तो देखिए पहला क्या है, जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। ठीक है, और देखिए जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो नेक्स्ट है आपका, जब किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ तथा दूसरे संप्रदायों को हीन समझें और उसके लिए उग्र रूप धारण करें तो सांप्रदायिकता कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों ये भी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है, सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी भी देश में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक असमानता के आधार पर वोट डालने का अधिकार रखते हैं। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, 8वें नंबर की बात करेंगे। 8वां नंबर देखिए क्या है, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी। दो तर्क आपको देना है। पहला क्या है, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा क्या है, बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे। पहला लघुत्तरी प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी, जो सत्ता की साझेदारी है क्यों ज़रूरी है, एक तर्क आपको देना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे युक्तिपरक तर्क को समझदारी का तर्क भी कहा जाता है। इसमें हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा लिया गया फैसला युक्तिपरक तर्क कहलाता है, जबकि नैतिक तर्क के बंटवारे में के अंतर्भूत महत्व को बताता है। इसमें विवेक या बुद्धि के आधार पर लाभ हानि का हिसाब लगाकर फैसला नहीं किया जाता, केवल नैतिकता के आधार पर फैसला किया जाता है। जैसे कि सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच टकराव खत्म होगा। ये सत्ता की साझेदारी के पक्ष में युक्तिपरक तर्क है तथा जो सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है या इससे लोकतंत्र स्थापित होता है। ये सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और समूहों के बीच हो सकता है। कुछ देशों के संविधान और कानून इस बात का प्रावधान करते हैं कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि ये लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। ऐसा करके विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संभावित टकराव को दूर करने की कोशिश की जाती है। सत्ता के बंटवारे के द्वारा समाज के विभिन्न समूहों में एकता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।